हर वो खबर आपको दे दफा, आने वाली मुसीबत कर दे दफा। अगर जानना हो हकीकत किरदार, अखबार और खैरियत देखे जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब। मैं हूँ अहमद अली उर्फ अब्दुल्ला शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ द ह्यूमन मिरर। आज हम लेकर के आए हैं दास्तान आजम खान। आजम खान साहब कल रिहा हो गए हैं। मीडिया में उनकी चर्चाएं हो रही हैं, अटकलें तेज़ हैं। हम उन सभी चैनल्स को देखने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचे हैं उसका तज्जिया, एनालिसिस, विश्लेषण आपके सामने पेश कर रहे हैं। इससे पहले कि हम अपना विश्लेषण आपके सामने पेश करें, हम ये ज़रूरी समझते हैं कि आजम खान साहब का जीवन परिचय आपसे करा दें। मोहम्मद आजम खान साहब का जन्म 14 अगस्त 1948 को रामपुर में हुआ। उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो सामान्य घराने से आते हैं। आर्थिक और सामाजिक स्थिति उनकी ज़्यादा संपन्न नहीं थी। उच्च शिक्षा उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। राजनीति की शुरुआत उन्होंने छात्र राजनीति, सामाजिक कार्यों, मजदूरों जैसे बीड़ी वर्कर्स, टेक्सटाइल्स वर्कर्स और रिक्शा पुलर्स, इन जैसे मजदूरों के साथ जुड़ करके उनके संगठन बनाने का काम उन्होंने किया। पहला चुनाव 1977 में रामपुर विधानसभा से लड़े लेकिन हार गए। उसके ठीक 3 साल बाद 1980 में जनता पार्टी सेकुलर के टिकट पर चुनाव लड़े। इसके बाद कई बार विधायक आप रहे। इस बीच कई दलों में दल बदल और जुड़ाव हुआ। जनता पार्टी सेकुलर के बाद में जनता दल, लोक दल आदि से जुड़े रहे। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और आप उसके संस्थापक सदस्यों में से भी एक हैं। उन्होंने इस पार्टी के साथ फिर अपना जुड़ाव हमेशा के लिए स्थापित कर लिया। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभागों के मंत्री भी रहे हैं, जैसे श्रम मंत्रालय, रोजगार, मुस्लिम वक्फ, हज, नगर विकास, जल आपूर्ति मंत्री भी रहे। 2012 से 17 की सापा की सरकार में इनकी उपस्थिति काफ़ी मजबूत रही है। रामपुर में मिनी मुख्यमंत्री के रूप में इनके प्रभाव को कबूल किया जाता है। विवाद, कानूनी मामले और चुनौतियाँ, कई विवादों में इनका नाम आया है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट में कुछ फेरबदल था, भूमि विवाद, शब्दों यानी भाषणों में, शब्दों में, विचारों में लेकर के आलोचनाएं। 2022 में कोर्ट ने इन्हें 3 साल की जेल की सज़ा सुनाई भाषणबाजी के सिलसिले में। इस फैसले के बाद उनकी विधायक की स्थिति खत्म हो गई। अन्य मामलों में भी कानूनी लड़ाइयाँ हुई, चुनाव से अयोग्यता की स्थिति बन गई। अब हाल की स्थिति यह है कि अक्टूबर 2023 में एक केस में उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को 8 वर्ष की सज़ा मिली। ज़्यादा मामलों में कोर्ट ने सज़ा दी थी, पर कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। 23 सितंबर 2025 को उन्हें सीतापुर की जेल से रिहा कर गया। तब से अटकलों का बाजार गर्म है, इसलिए उसका विश्लेषण हम करके आपके सामने पेश करते हैं। मेरे विश्लेषण का आधार भारत समाचार लाइव 23/8/2025 में ब्रजेश मिश्रा की डिबेट शो में मौजूद AIMIM के प्रवक्ता आसिम वकार साहब का बयान, दूसरे पैनलिस्ट एवं वरिष्ठ पत्रकार मनोज रंजन त्रिपाठी
दूसरा आधार न्यूज़ 18 इंडिया के ग्राउंड रिपोर्टर आलोक शुक्ला, जो इन्होंने जनता से बातचीत की है और जनता ने उसका जो जवाब दिया है वो है। तीसरे अशोक कुमार पांडे जी है, TCH वाले, उनका बयान मेरे लिए आधार है। चौथा आधार पब्लिक इंडिया के आनंद वर्धन जी साहब की 5 PM की लाइव शो में मौजूद डॉक्टर CP रॉय, यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता, KK रॉय एडवोकेट हाई कोर्ट, नवेश सिको सीनियर जर्नलिस्ट के विश्लेषणों का मैं पुनः विश्लेषण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा विश्लेषण देखने के बाद आप इन चैनलों को, TCH को, न्यूज़ इंडिया 18 को और पब्लिक इंडिया को ज़रूर देखेंगे। अगर आप इनको देख लेंगे तो मैं जो विश्लेषण पेश कर रहा हूँ आपको पूरी बात आईने की तरह साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आजम खान साहब जैसे ही जेल से रिहा होते हैं, मीडियाकर्मी उनसे सवाल पूछते हैं। एक सवाल उन्होंने सापा की हमदर्दी के ताल्लुक से पूछा कि सापा का क्या रोल रहा, तो उन्होंने एक शेर सुनाया, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। इसका साफ मतलब जाहिर है कि पूरी दुनिया हमारे हाल को जान रही है और जो बाग हमने समाजवादी पार्टी के नाम से लगाया था उसमें बहुत सारे फूल हैं, आज भी मौजूद हैं। फूल गुल जाने ना जाने बाग तो सारा जाना है, यानी पूरी इंडिया जान रही है कि हमारे साथ में क्या हुआ है। उस फूल को पता नहीं है, इस बाग के जितने भी फूल हैं उसमें से फूल को पता नहीं है, लेकिन बाग पूरा जानता है। ये बात इस बात की तरफ इशारा करता है कि अखिलेश यादव जी को जिस तरह से काम करना चाहिए था उनके लिए उन्होंने काम नहीं किया। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि अटकलें तेज हैं कि आप BSP ज्वाइन कर लेंगे। उन्होंने ना तो ये कहा कि मैं ज्वाइन करूँगा, उसका सीधा सा मतलब ये था उस सवाल का कि आप सापा को छोड़कर BSP ज्वाइन कर लेंगे, ऐसी अटकलें हैं। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं सापा नहीं छोड़ूंगा, बल्कि उस मामले पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और BSP ज्वाइन करूंगा इस पर भी कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं BSP ज्वाइन नहीं करूंगा और ये भी नहीं कहा कि समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। अब इस पर लोगों की अटकलें जारी हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। जिन न्यूज़ चैनल्स को मैंने देखा है और आपको भी देखने की सलाह दे रहा हूँ, उसमें मेरे विश्लेषण में जो बातें आ रही हैं वो ये है कि आजम खान द्वारा दिया गया वक्तव्य और जमानत के परिक्षेप में उन्होंने कहा, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं। पूरी दुनिया को, पूरे हिंदुस्तान को, लोगों को हमारी हालत पता है, हमारे बाग के फूल भले न जाने। तो इससे ये नतीजे निकल गया है कि 3 तरह के बयानात इसमें आए हैं। पहला बयान ये है कि आजम खान साहब सापा नहीं छोड़ेंगे। ये बयान है अशोक कुमार पांडे जी का, TCH वाले। उनका आधार ये है कि एक इंटरव्यू में आजम खान के बेटे साहब कह रहे हैं, अब्दुल्ला आजम की एक बाइट है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत सारा बयान करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम तो बहुत करते हैं मगर बयान नहीं करते। अखिलेश जी उन्हीं में से हैं जो बयान नहीं किए।
ये आधार है अशोक पांडे जी का कि इस आधार पर वो सपा छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने ग्राउंड पे जा कर के आवाम से उनकी राय पूछी है, उनकी राय हम आपको बता रहे हैं। पब्लिक इंडिया ने तकरीबन 8 लोगों से इंटरव्यू लिया। उनमें से एक आदमी ने कहा कि आजम खां के अंदर अगर ज़मीर होगा तो सपा ज्वाइन नहीं करेंगे। एक आदमी ने कहा कि आजम खां कल बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, कल देख लीजिए 1 बजे तक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। ये अंदर से सेटिंग होकर के आई है कि हम आपको बाहर निकाल रहे हैं, ये हमारी शर्त है कि आप बीजेपी में आ जाएंगे। लेकिन एक बीजेपी के छोटे पदाधिकारी ने कहा कि नहीं, बीजेपी पवित्र पार्टी है, वो आजम खां को अपने यहाँ नहीं लेगी। और क्यों लेगी? बीजेपी ने तो अपने यहाँ से शाहनवाज और किसको किसको उन्होंने बाहर निकाल दिया है, कोई मुसलमान उनके यहाँ है ही नहीं। तो अब वो आजम खां को लेकर के क्या करेगी? और आजम खां को अगर ले लेगी तो क्या आजम खां के बीजेपी में जाने से मुसलमान बीजेपी को वोट दे देगा? जो नज़रिया उसका आज है वो बीजेपी या कोई मुसलमान अगर वो बीजेपी में चला भी जाता है तो मुसलमान का नज़रिया वही रहेगा, वो सादगी के जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक आदमी ने कहा आजम खां के साथ सपा खड़ी नहीं हुई है। अखिलेश यादव के कारण आजम खां की आज ऐसी स्थिति है, वो सपा में नहीं जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि सपा ने पक्षपात किया है, वो सपा में नहीं रहेंगे, वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। जीशान नाम के एक लड़के ने कहा कि जहां उनको बेहतर लगेगा वहां जाएंगे। एक व्यक्ति ने कहा कि बासपा में शामिल हो सकते हैं क्योंकि उनकी पत्नी तकरीबन आधे घंटे तक मायावती के साथ में बैठ करके आई। प्रशांत अवस्थी ने कहा सरगर्मी तेज होगी, मैं उन्हें ज़्यादा जानता हूँ, आजम खां। एक ने कहा कि बीएसपी ज्वाइन करना चाहिए, सपा मिलने तक नहीं गई और उनकी वाइफ आधे घंटे तक मायावती के पास में बैठ करके आई। अब हम चलते हैं पब्लिक इंडिया आनंद वर्धन जी की डिबेट शो के विश्लेषण की तरफ और ब्रजेश मिश्रा की डिबेट शो के विश्लेषण की तरफ, जिसमें से जो बातें अंदर की निकल के आई हैं वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। भारत समाचार लाइव की 23/8/2025 की डिबेट शो में, जिसका संचालन ब्रजेश मिश्रा करते हैं, डिबेट शो में उनके सवाल के जवाब पर कि आजम खां किस पार्टी में जाएंगे, ये सवाल पूछा गया AIMIM के प्रवक्ता जनाब आसिम वक़ार साहब से। तो उन्होंने जवाब दिया कि आजम खां साहब ने तो 50 साल सियासत कर ली है, अब उनके सामने उनका परिवार है, उन्हें अपने परिवार को बचाना है। आसिम वक़ार ने यह भी कहा कि सियासी मार्केट में बहुत चर्चाएं हैं और चर्चा ये भी है कि सब कुछ अंदर पहले से ही सेट हो गया है, सारी चीज़ें जेल के अंदर ही तय हो गई हैं, पहले ही तय हो गया है। जब पूरी डील हो गई है तभी वो बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि 9 अक्टूबर को एक सोई हुई पार्टी की रैली है, 9 अक्टूबर तक आप देख लीजिए, बड़ी सियासी रैली है, इंतज़ार करिए। उसी के संदर्भ में आसिम वक़ार ने कहा कि बीजेपी ऐसा कोई प्लान नहीं करेगी जिससे उसकी सरकार जाने का खतरा हो। यानी ये आजम खां साहब की बेल होना, बाहर निकालना, ये बीजेपी का ऐसा प्लान है जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाएगा, नुकसान नहीं। अगर नुकसान होने वाला होता तो बीजेपी ये प्लान कभी लागू न करती। उन्होंने बताया कि 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए हैं। आजम खां पर 93 मुकदमे दर्ज हैं, 8 में बरी हैं, 4 में दोषी हैं। जब दोषी हैं तो फिर अंदर हो सकते हैं, फिर कार्रवाई
हो सकती है। तो बीजेपी ने जो बाहर निकाला है ये बगैर किसी प्लान के नहीं निकाला। उसके बाद दूसरे पैनलिस्ट थे मनोज रंजन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने आसिम वकार के इस डाउट को क्लियरिटी कर दिया। उन्होंने कहा बिल्कुल यही बात है, बिना प्लान के ये बाहर नहीं आए, कोई ना कोई डील इनके बीच में हुई है। क्योंकि 94 मुकदमों में सुनवाई के दौरान पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। आदमी एक मुकदमे में बर्बाद हो जाता है, जिसके ऊपर 94 मुकदमे लगेंगे वो आदमी, उस आदमी की हालत क्या होगी? वो आदमी किसी से लड़ने लायक नहीं रह जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो डील हुई है, ये डील हुई है कि नहीं हुई, ये अटकलें हैं, लेकिन इसका आधार क्या है? इसका आधार हम आपको बताते हैं। नवेद शिको जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने ये बात बताई अंदर की कि अमित शाह ये चाहते हैं कि सापा मजबूत हो। सापा मजबूत हो तो सापा ज़्यादा सीटें जीतेगी, तो योगी जी कमज़ोर होंगे। और यही वजह थी कि अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उसमें बीजेपी की काफ़ी सीटें कम हो गई थी। तो जब योगी जी हारेंगे तो योगी जी, जो बात आती है कि मोदी जी के बाद कौन, तो योगी जी कमज़ोर पड़ेंगे। और अगर बीजेपी मजबूत हुई और योगी जी फिर से चुनाव जीत गए तो ये उनके दावेदार, मोदी जी के बाद ये दावेदार बन जाएंगे। तो अमित शाह ये चाहते हैं कि सापा मजबूत हो, बीजेपी कमज़ोर हो। ये बात उन्होंने बताई। तो ये अंदर की चाल है। अमित शाह चाहेंगे कि सापा मजबूत हो, योगी जी चाहेंगे कि सापा कमज़ोर हो। सापा कमज़ोर होगी, वोट बटेगा, बीजेपी सत्ता में रहेगी। अमित शाह चाहते हैं कि सापा मजबूत हो, बीजेपी कमज़ोर हो तो सापा सत्ता में आए, या बीजेपी कमज़ोर हो तो जो योगी जी का दावा है वो उनका कमज़ोर हो और अमित शाह का दावा बना रहे। ये बातें हैं, यही हैं अटकलें, उसका बेस जिसमें कहा जाता है कि अंदर ही डील हो चुकी है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अंदर डील हो चुकी है कि या तो आप सापा ज्वाइन करेंगे, या तो आप बीएसपी ज्वाइन करेंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे। जाहिर बात है बीएसपी ज्वाइन करेंगे तो कुछ मुसलमान बीएसपी में चला जाएगा, कुछ मुसलमान सापा में रहेगा, तो ये विपक्ष कमज़ोर होगा, योगी जी सत्ता में बने रहेंगे। और अपनी पार्टी बनाएंगे तो सिर्फ मुसलमानों के दम पर आजम खान साहब सरकार सत्ता में आ नहीं सकते। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा तो ऐसा लगता है कि ये योगी जी का प्लान होगा कि भैया आप सापा में नहीं जाएंगे, क्योंकि सापा में जाएंगे तो सापा अभी तो विपक्ष में है, काफ़ी सीटें जीत के आई है और बीजेपी को लोकसभा में हराया भी है। तो अगर सापा में जाएंगे तो और मजबूती आएगी, तो योगी जी के लिए मुसीबत खड़ी होगी और जो दिल्ली दरबार उनको दिखता है वो वहाँ के सपने कम हो जाएंगे। तो ये जो शर्त है कि आप सापा ज्वाइन नहीं करेंगे, खुद की पार्टी बना लीजिए या बीएसपी में चले जाइए। इसी बात को आसिम वकार साहब कह रहे हैं कि अंदर डील हो चुकी है, तभी ये बाहर आए हैं, वरना ये बाहर ही ना आते। सारा प्लान पहले ही सेट हो गया है और 9 अक्टूबर को एक सोई हुई राजनीतिक पार्टी का एक वो है, उसमें आप देख लीजिएगा, इंतज़ार कर लीजिए कि क्या होता है। अभी शाम को 1-2 घंटे पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न्यूज़ 24 वाले बाइट ले रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आजम खान साहब से अखिलेश यादव के बारे में, उन्होंने कोई साफ जवाब नहीं दिया है।
चलिए, और भी पैनलिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा, चलिए बताते हैं हम। आनंदवर्धन साहब के लाइव डिबेट शो में पब्लिक इंडिया में एक साहब थे सीपी राय, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उनका कहना है कि या तो बीएसपी ज्वाइन करेंगे, ये सवाल किया आनंदवर्धन साहब ने, कहा कि बीएसपी ज्वाइन करेंगे या अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। इस पर सीपी रॉय साहब ने कहा, अगर आज मुलायम सिंह अध्यक्ष जिंदा होते तो 10-5 मरतबे वो जेल भरो आंदोलन कर चुके होते और संसद में खड़े होकर के ये कहते, सवाल उठाते, जिस तरह उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के लिए सवाल उठाया था कि मेरा दोस्त फारूक अब्दुल्ला कहाँ है। ये बात अखिलेश ने नहीं की, ये काम अखिलेश ने नहीं किया। के रॉय एडवोकेट हैं इलाहाबाद के, उन्होंने भी कहा कि जेल भरो आंदोलन, घेराबंदी की ज़रूरत थी। आज आजम खां जिस स्थिति में है वो सापा की वजह से हुई है। आजम खां की सांस जब तक चलेगी बीजेपी की सांसें उतनी खटती रहेंगी। आजम खां अगर बाहर हैं तो ये सरकार सुरक्षित नहीं है। वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि आजम खां गठबंधन या विपक्ष की राजनीति के नायक बनेंगे। नवेश सिकोह की बात हमने बता दी कि उन्होंने कहा कि अमित शाह चाहते हैं कि आजम खां बाहर रहें ताकि सापा मजबूत हो और बीजेपी कमज़ोर हो, ताकि योगी जी का दावा दिल्ली वाला ख़त्म हो जाए। और योगी जी चाहते हैं कि आजम खां अपनी पार्टी बना लें या बीएसपी में चले जाएं ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए और बीजेपी मजबूत हो जाए, विपक्ष कमज़ोर हो जाए, ताकि हम दिल्ली के दावेदार हो जाए। एक पैनलिस्ट थे विवेक देशपांडे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि रिहाई के वक्त अखिलेश जी नहीं पहुँचे, ना ही इंडिया गठबंधन का कोई आदमी पहुँचा। मुस्लिम नेता होने की उनको ये सज़ा दी गई है। तो ये था आज का विश्लेषण। अब आप देखिएगा 9 अक्टूबर आ रहा है, उसके बाद और रोज़ आप देखिएगा कुछ न कुछ बयानात आते रहेंगे। नेता लोगों का ये मकसद भी होता है कि हम रोज़ाना चर्चा में बने रहें। आज ही सारे पत्ते अगर खोल देंगे तो आज के बाद डिबेट बंद हो जाएगी, कोई आजम खां साहब का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कोई भी नेता हो वो सारे पत्ते नहीं खोलता, सस्पेंस बरकरार रखता है ताकि लोग अटकलें लगाते रहें और रोज़ाना टीवी में डिबेट उनके नाम की होते रहे। तो ये था आज का हमारा वीडियो शो एंड एनालिसिस ऑफ आजम खां साहब। हमने विश्लेषणों का विश्लेषण करके आपके सामने पेश किया है। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारा वीडियो देख लेते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बराए मेहरबानी हमारे चैनल न्यूज़ ह्यूमन मिरर को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी आपकी बात समझ में आई हो वो ज़रूर लिखें और हम अच्छा काम कर सकें, बेहतर और कर सकें, उसके लिए आपके नज़दीक जो मशवरा हो वो भी हमें दीजिए। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह की कोई ताज़ा अपडेट लेकर के। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सलामत रहिए, सकुशल रहिए, सपरिवार।